दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल टाइनी टेल सागा पर, जिसमें मैं आप लोगों को कहानियाँ सुनाऊंगी जो बचपन में हम अपने बड़ों की ज़ुबानी सुना करते थे। आज मैं कहानी के रूप में उसको आपके सामने लेकर आई हूँ। ये कहानियाँ सच्ची घटनाओं पर आधारित होंगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी और मैंने इस कहानी को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसको मैं टाइम पर आप लोगों के सामने सुनाती रहूँगी। तो मेरी आज की कहानी का टाइटल है नानी का घर। तो ये कहानी आज से कुछ लगभग 60 या 61 साल पहले शुरू हुई। मेरे नाना जी, जो कि सोलन के एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे, उनका कद 6 फुट से अधिक था और देखने में लंबे चौड़े और दबंग पुरुष थे, लेकिन अंदर से वो उतने ही कोमल थे। उनका स्वभाव ऐसा था कि वो बच्चों के साथ रहते थे तो बच्चों की तरह बन जाते थे, जब वो बड़ों के साथ रहते थे तो वो बड़ों की तरह बन जाते थे, जब वो मध्य वर्ग की आयु के लोगों के साथ रहते थे तो वो उनकी तरह बन जाते थे। मतलब वो अपने आप को लोगों की उम्र के साथ ढाल लेते थे। सामने वाला व्यक्ति किस उम्र का है वो खुद भी वैसे ही बन जाते थे। नाना जी घर के सबसे बड़े बेटे थे। उनके सभी भाई और बहन उनसे छोटे थे। उनके कोई 6 भाई होंगे और एक बहन थी। तो उस समय होता था ना कि जो सबसे बड़ा बेटा है, पिताजी उसको बड़ा करते थे, उसको पालते पोसते थे, ताकि फिर वो बड़ा बेटा अपने परिवार के सदस्यों को पाल सके, पोस सके। इसलिए नाना जी के ऊपर भी जिम्मेवारियां थोड़ी जल्दी आ गई, क्योंकि उन्हें अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाना भी था, उनकी शादी भी करवानी थी और घर को भी चलाना था। तो मेरे नाना जी की नौकरी सबसे पहले आईटीबीपी पुलिस में लगी। उनकी पोस्टिंग आई और उन्होंने उसके बाद भारत और चीन का जो युद्ध हुआ था 1962 में, वो भी लड़ा था। हिमाचल के कई जिलों के गांव में उनकी पोस्टिंग रहती थी, जैसे कि शिमला जिला के खड़ा पत्थर, रोहड़ू और जुनगा में भी उनकी पोस्टिंग हुई थी, जो कि मुझे याद है, उन्होंने मुझे बताया था। तो सेना में काफ़ी समय तक जब वह तैनात रहे और उनकी प्रमोशन नहीं हुई, बावजूद इसके कि उन्होंने चीन के साथ युद्ध भी लड़ा और वो दुश्मनों के कब्जे में भी रहे कुछ दिनों तक। कैसे कैसे जान बचाकर नदी में छलांग लगाकर, सतलुज में जो कि उन्होंने छलांग लगाई थी, जान बचाकर वापस आए। उसके बावजूद भी प्रमोशन नहीं हुआ। तो उन्हें मन में एक सवाल आता था कि अरे, जो मेरे साथ के मेरे दोस्त हैं और जो मेरी बाद जो आईटीबीपी पुलिस में जिनकी भर्ती हुई है, उन लोगों का प्रमोशन हो गया, लेकिन मैं जहाँ पर था, जहाँ मैंने ज्वाइन किया था, मैं वहीं हूँ। मेरी प्रमोशन क्यों नहीं हो रही? तो फिर भी उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि क्या कारण होंगे जो मुझे नहीं पता। मेरे साथ वालों को प्रमोशन मिल रही है, मुझे नहीं मिल रही। तो कोई बात नहीं, इंतज़ार करते हैं, मेरा भी वक्त आएगा। इसी तरह कुछ साल बीतते गए। बार बार उनके मन में सवाल आने लगा कि मेरी प्रमोशन क्यों नहीं हो रही। इस एक सवाल के साथ वो फिर भी अपने काम को पूरी दिल और लगन से करते। काफ़ी समय बीत गया। फिर एक बार उनकी पोस्टिंग जब रोहड़ू में हो रखी थी, तो वहाँ पर एक मेला हुआ। उस मेले में काफ़ी देवी देवता इकट्ठे होते थे, देवी देवताओं का मिलन होता था।
वो उस समय भी होता था और आज हम वर्तमान में भी देखें तो भी हिमाचल के बहुत सारी जगह में, क्योंकि हम लोगों में देवी देवताओं की मान्यता बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हमारे राज्य को देवभूमि भी कहा जाता है। तो देवी देवताओं का मिलन होना हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। कुछ सालों के बाद देवी देवता आपस में मिलते हैं। तो वैसे ही रोडू में भी एक मेला लगा हुआ था जिसमें काफ़ी देवी देवताओं का मिलन होना था। काफ़ी दूर दूर से लोग आते थे कि हम देवी देवताओं से प्रश्न करेंगे। और नाना जी के मन में भी एक सवाल था, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं भी इसका भागीदारी बनूं और मैं भी अपना एक प्रश्न माता के सामने रखूं। तो फिर उन्होंने भी अपना नंबर लगाया और पुजारी जी को दक्षिणा दी और अपना प्रश्न डाला। मतलब होता ये था कि जब हमें माता के आगे प्रश्न डालना होता है तो दक्षिणा देकर हम लोग अपना प्रश्न डालते हैं, लेकिन माता जिनके जवाब देती है केवल उन्हीं की दक्षिणा भी कबूल होती है, अन्यथा सबकी दक्षिणा भी कबूल नहीं होती, सबके प्रश्न भी कबूल नहीं होते। तो मेरे नाना जी का नंबर आया, उन्होंने भी प्रश्न डाला पुजारी जी के पास, तो माता ने उनका प्रश्न लौटा दिया। एक बार हुआ, लेकिन नाना जी हटी थे, तो वो चाहते थे कि मेरा प्रश्न क्यों वापस हो गया। फिर दोबारा उन्होंने प्रश्न डाला, दोबारा प्रश्न डाला, माता ने प्रश्न फिर वापस कर दिया। इस बार उनके अंदर थोड़ी जिद आ गई कि अब तो मैं अपने प्रश्न का उत्तर जान के ही रहूंगा। उन्होंने तीसरी बार फिर प्रश्न किया, तो माता को इस बार क्रोध आ गया और पुजारी जी के माध्यम से उन्होंने बताया कि जब तेरी कल को ये नौकरी ही नहीं रहेगी, तो जो तेरा ये प्रश्न है कि मुझे प्रमोशन कब मिलेगा, इस प्रश्न का कोई फायदा ही नहीं है। इसीलिए तो 3 बार तेरे पैसे वापस लौटाए तुझे, कि तेरे इस प्रश्न की कोई मान्यता ही नहीं है। तो ये बात सुनकर नाना जी एकदम चुप हो गए और निराश हो गए। उस समय तो वो कुछ नहीं कह पाए, लेकिन जब वो वापस आए और जहाँ उनकी ड्यूटी चल रही थी, तो रात को उन्होंने काफ़ी सोचा। फिर ऐसे ही सोचते सोचते इस प्रश्न को सोचते सोचते कुछ महीने निकल गए। लगभग 8-9 महीने के बाद उनके दिमाग में एक बात आई कि जब मुझे इस नौकरी में प्रमोशन ही नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि जो देवी देवताओं ने कह दिया वो पत्थर पर लकीर हो गई। तो जब साक्षात देवी ने कह दिया कि तुम्हें प्रमोशन ही नहीं मिलेगा, तो उसके आगे तो कोई सवाल ही नहीं उठता था। तो नाना जी ने क्या किया, लगभग 7-8 महीने के बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया और अपनी नौकरी छोड़कर घर आ गए। लेकिन जिंदगी इतनी आसान थोड़ी ही थी, चुनौतियों से भरी पड़ी थी। उनके आगे इतनी सारी चुनौतियां थी, क्योंकि उनके जो छोटे भाई थे, जो उनकी बहन थी, उनकी शादी भी करवानी थी, भाइयों को पढ़ाना भी था और पूरे घर को भी चलाना था, क्योंकि उनके पिताजी ने तो बना दिया था उनको इस काबिल कि घर को अब तुमने चलाना है। तो उनके आगे बहुत सारी चुनौतियां थी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको कहानी का ये पार्ट ज़रूर पसंद आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में जल्दी आप सबके सामने लेकर आऊँगी, लेकिन उसके लिए आप अच्छे कमेंट्स कर दीजिए। मुझे कमेंट्स के थ्रू बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और ये मेरी ज़िंदगी की पहली कहानी है, इसलिए कुछ गलतियाँ हो गई होंगी तो थोड़ा आप इग्नोर कीजिए। डे बाय डे मुझ में भी इम्प्रूवमेंट आएगा, और कोई सजेशंस आप देना चाहते हैं तो मैं एक्सेप्ट करती हूँ हर एक सजेशन को। आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, और प्लीज़ मेरी स्टोरीज़ को एंड तक ज़रूर सुनें। आपको ये स्टोरी ज़रूर पसंद आएगी।